So fine students, let's begin with developments leading to the Bohr's model. Actually what happened historically, results observed from the new studies of interactions of radiation with matter, या रेडिएशन कैसे इंटरैक्ट कर रहा है मैटर के साथ, provided immense information regarding the structure of atom and molecule. जो हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिला है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है, मॉलिक्यूल कैसा है, वो रेडिएशन के बेसिस पे मिला है. And in future classes, in your higher classes, you will see a branch spectroscopy, जिसमें हम स्पेक्ट्रम का यानी लाइट रेज, अल्फा बीटा सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इफेक्ट देखते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर. ओके, पूरा ब्रांच है. And Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford. Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. These were what? दो डेवलपमेंट जिन्होंने बोर के मॉडल को आने के लिए रास्ता दिया, वो कौन से थे? These were dual character of electromagnetic radiation. It means डुअल नेचर होना, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर. हमारे अभी तक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास वेव अगर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट रेज हैं, तो उनको हम वेव नेचर में मान के चलते हैं. बट बाय दिस टाइम साइंटिस्ट्स हैव प्रूव्ड दैट इवन रेडिएशन इज हैविंग डुअल नेचर. इट इज हैविंग व्हाट? इट इज हैविंग वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. पार्टिकल जो वेव्स में होते हैं, लाइट रेज में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटॉन्स या massless units. Experimental results regarding atomic spectra, which can be explained only by assuming quantized electronic energy levels in atoms. जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिला, मैंने अभी नाम लिया था एक ब्रांच का, that is called spectroscopy. ओके, जब आप किसी एटम से, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ब्रीफ व्यू दे रहा हूं मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का. मान लीजिए ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं. हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड में है और कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड में प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में प्रेजेंट है. हमने कुछ एनर्जी दिया, रेडिएशन दिया, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जंप कर जाएगा हायर क्लास में. एनर्जी ले लिया उसने, मगर इस हायर क्लास में वो काफी अनस्टेबल है. विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड इट विल कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन. तो जाते समय इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था और आते समय ये क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा. तो जो एनर्जी रिलीज करेगा, अगर हमने वहां पर डिटेक्टर लगा रखा है, रेडिएशन के फॉर्म में करेगा. अगर हमने डिटेक्टर लगा रखा है तो हम उस रेडिएशन को ट्रैप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कितनी एनर्जी का रेडिएशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी का है. फ्रीक्वेंसी निकल आएगी तो E इज इक्वल टू एच न्यू से आप फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे. माफ कीजिएगा, अगर फ्रीक्वेंसी निकल गई है तो आप एनर्जी पता कर लेंगे. एंड जितना एनर्जी का रेडिएशन है उतना ही एनर्जी गैप होगा. ये बात क्लियर है भाई? सपोज करिए यहाँ पर रहने के लिए, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 जूल चाहिए और यहाँ पर रहने के लिए 8 जूल चाहिए. तो 10 जूल से 8 जूल में यानी 10 जूल से 8 जूल में रिटर्न होते समय जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, उसके एक फोटोन का एनर्जी 2 जूल के इक्विवेलेंट होगा. बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? फाइन. तो इस एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज हुई, इसको जो हम एक स्क्रीन पर ड्रॉ करेंगे, रेडिएशन ड्रॉ करेंगे, रिसीव करेंगे उस स्क्रीन पर, तो एक पैटर्न जैसा बन जाएगा. दैट पैटर्न इज नोन एज स्पेक्ट्रा, राइट? स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बोल देते हैं प्लूरल में. क्लियर हो रही है बात? So let's study these both points in great detail. Okay, wave nature of electromagnetic radiation, and then we will also see the particle nature. James Maxwell
in 1870 was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of the electrical and magnetic fields on macroscopic level. Yeah, he suggested that when electrically charged particles move under acceleration, please highlight this point. He suggested that when electrically charged particles move under accelerated motion, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. Right? इसका मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन में तब. ओके, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये जो फील्ड बन रहे हैं ये ट्रांसमिट होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव. सॉरी, एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा. एंड ये रेडिएशन वो अपने पास से बनाएगा थोड़े ना, उसके पास एनर्जी, मतलब उसकी एनर्जी रिलीज होगी. तो यहीं से उन्होंने बोला था कि भाई अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये आपका न्यूक्लियस है. रदरफोर्ड कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन मतलब एक एक्सेलरेटेड मोशन है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करता रहे और रेडिएट करता रहेगा तो पास और फाइनली आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा. Right? So this model was not explaining the stability of the atom. Got it? Light in the form of radiation known from early days, and speculation about its nature dates back to remote ancient times. In earlier days, Newton light was supposed to be made of particles, capsules. It was only in the 19th century, yeah, when wave nature of the light was established, okay, Maxwell was again the first to do what? To reveal that light waves are associated with oscillating electrical and magnetic field character. प्लीज ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने जो आपको कल बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर, वो चीजें हम दोबारा ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक शॉर्ट व्यू भी आपको देंगे. ओके, कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. होता है क्या है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे कर लीजिए, ओके, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन ऑफ योर वेव, देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ electric field and this is the direction of magnetic field. It means in an electromagnetic radiation, electric field as well as magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. Okay, although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few properties. थोड़ा ही डिस्कस करना हम लोगों को. Okay, but this much is necessary. Fine. Look, the oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other, right? And both are perpendicular to the direction of propagation of wave. ये देखिए, ये आपका x एक्सिस पर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है तो आपका y एक्सिस पर या y प्लेन पर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड. और आपके z प्लेन पर आपको मिलेगा, z एक्सिस के प्लेन पर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. गॉट इट?
So electric field and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. ओके, क्लास 9th या 10th में आप लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा होगा. ओके, साउंड वेव्स कैसे थे? साउंड वेव, मैटर वेव, वाटर वेव्स, ये सब कैसे थे? इनको मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत थी. ओके, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट, दे कैन प्रोपगेट इवन इन द वैक्यूम. ओके, इसी वजह से साउंड में सन में होने वाले एक्सप्लोजन्स का साउंड हमारे पास तक नहीं पहुंचता, मगर वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज योर लाइट, पहुंचती है. ओके, it is now well established that there are many types of electromagnetic radiation. बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है which differ from one another in wavelength. ओके, देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं कई बार बता चुका हूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ. वेवलेंथ इज द सी, जो वेव है या तो वो क्रस्ट एंड ट्रफ में मूव करेगी या फिर व्हाट, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में. सो मान लेते हैं दोनों को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन या फिर वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, दिस विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन. और इस वन ऑसिलेशन में चला गया डिस्टेंस बाय द वेव इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ. ध्यान से समझिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. वेवलेंथ को इन जनरल हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर लैम्डा. ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इस तरीके के ऑसिलेशन वो एक सेकंड में कितने कर रहा है, मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. राइट, these constitute what is called electromagnetic spectrum. हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या है, कौन कौन सी वेव्स हैं? वैसे तो वेवलेंथ वाइज जितना अलग अलग वेवलेंथ है उतना अलग अलग वेव है, मगर जो कैटेगरीज हैं उनको मैं बता दूं तो वी आर हैविंग गामा रेज. ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है बेटा. ऊपर से नीचे जब मैं आऊंगा यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज कर रहा है. ओके, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा रेज, देन वी आर हैविंग एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड. अल्ट्रावायलेट को यूवी लिख देते हैं ना, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, and then we are having long waves. okay, गामा रेज के ऊपर कई बार एक टर्म सुनने को मिलता है कॉस्मिक वेव्स, मगर अभी उसमें आप दिमाग ना लगाएं. राइट, सो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव एंड लॉन्ग वेव. दिस इज देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. अभी इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको दिखाते हैं अगर टेबल बुक में बना हुआ है, अदरवाइज आई विल गिव यू इट लेटर. Once again I'm telling you, you need not to learn the frequencies. हाँ, frequency range आप learn कर लीजिए, wavelength range learn कर लीजिए, या दो में से कोई एक learn कर लीजिए, दूसरा मैं निकालना सिखा दूंगा. Fine. Next point, it is now well established that there are many types of electromagnetic radiation which differ from one another in the wavelength and frequency. These constitute the electromagnetic spectrum. Different regions of the spectrum are identified by different names. Some regions, some are example of radio frequency region 10⁻⁶ hertz के आसपास, using for broadcasting. Microwave radiation 10⁻⁰ hertz. hertz मतलब frequency, hertz का मतलब per second या CPS, cycle per second होता है. Used for radar. Infrared region 10⁻³ hertz, used for heating. Ultraviolet 10⁻16 hertz, a component of sun's radiation. okay, सन्स के रेडिएशन में बाकी भी मिलता है खैर हमें.
The small portion around 10 to the power 15 hertz is what is ordinarily called visible light, या जो हम देख सकते हैं, बिकॉज हमारी आईज में प्रेजेंट रॉड एंड कोन सेल्स इस पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव है। सिंपल सी बात इतनी है। It is only this part which our eyes can see or detect. Special instruments are required to detect non-visible radiation. आपको इंफ्रारेड देखना है तो आपको इंफ्रारेड लाइट में अगर आपको देखना है तो यू शुड हैव इंफ्रारेड कैमरा, राइट। आपने देखा होगा नाइट विजन कैमराज जो होते हैं वो इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। Different kinds of units are used to represent electromagnetic radiation. आ रही बात समझ में? अलग अलग तरीके के यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। देख लेते हैं क्या है। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंसी बता देंगे, वेवलेंथ बता देंगे, एक चीज होती है वेव नंबर, वेव वेलोसिटी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकते। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसके अलावा ये हेनरिक हर्ट के नाम पर रखी गई है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। ओके, वेवलेंथ इसका बिकॉज लेंथ है, डिस्टेंस है, तो एसआई यूनिट इसका मीटर ही हो जाएगा। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ध्यान रखेंगे हर्ट्ज को हम पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। पर सेकेंड में या फिर सीपीएस, साइकिल्स पर सेकेंड। ओके, सीपीएस अगर इस लैंग्वेज में कभी आपको लिखा मिल जाए तो प्लीज डोंट बी इरिटेटेड। ओके, wavelength should have the units of length, as you know that the SI units of the length is meter. Since electromagnetic radiation consists of different kinds of waves of much smaller wavelengths, smaller units are used. Show various type of electromagnetic radiation which differ from one another in wavelength and frequencies. In vacuum, all types of electromagnetic radiation, regardless of wavelength, travel with the same velocity. या विद द सेम स्पीड। कितना है स्पीड? जो नॉर्मल लाइट का होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ ह्यूज स्पीड बेटा। इस स्पीड से अगर हम अर्थ का रेडियस कवर, अर्थ का सरकमफ्रेंस कवर करें तो एक सेकेंड में 7.5 चक्कर लगाती है लाइट। ओके, 7.5 मीन्स राउंड्स कैन बी कवर्ड। एट द सेम स्पीड, या एक्चुअल में इसका 100% करेक्ट डेटा आप निकालें तो इट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, राइट। बट क्या जरूरत है टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बहुत हाई कैलकुलेशंस के लिए, प्रिसाइज कैलकुलेशंस के लिए। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट गिवन बाय सिंबल सी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट की तरह हम कंसीडर करते हैं। द फ्रीक्वेंसी न्यू, wavelength lambda and velocity c are related by the equation c is equal to nu lambda। अगर किसी दूसरी वेव का किसी दूसरे मैटर में, किसी दूसरे मीडियम में आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही लगेगा। वेव वेलोसिटी है ये न्यू इंटू लैम्डा। ओके, व्हाट इज वेव नंबर? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ध्यान दीजिएगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। न्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda।
इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितने वेवलेंथ कवर कर लिए इसने, ओके लगभग ये भी हमें एनर्जी का आइडिया देता है, फ्रीक्वेंसी का आइडिया देता है, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। इट्स यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का मीटर था तो इसका पर मीटर हो जाएगा। डिराइव्ड यूनिट्स निकालना सीख लिए होंगे आप लोग। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट आर सेंटीमीटर इनवर्स, ये एसआई यूनिट नहीं है मगर जो हमारा नॉर्मल यूज्ड यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है, ओके ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है 2.3। या दिस इज द स्पेक्ट्रम, सी बेटा ये ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नीचे वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इन मीटर्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, दिस इज द पोर्शन ऑफ योर विजिबल रेडिएशन। सिर्फ इतना दिख रहा है आपको, ओके विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये एफएम एएम इन सब का आपका रेडियो वेव हो जाता है। देन लॉन्ग वेव्स, सो फ्रीक्वेंसी गामा रेज का आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी होने का मतलब सबसे ज़्यादा हार्मफुल। ये गामा रेज ही हैं जो रेडियो एक्टिव वेव्स भी हुआ करती थी और इनसे आपको कैंसर होने का खतरा होता है। ओजोन में जो होल हो रहा है उससे सिर्फ यूवी लाइट आ रही है और ये यूवी लाइट आपको कैंसर स्किन कैंसर जैसी बीमारियां करने की क्षमता रखती हैं, जबकि इनका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 10 की पावर 16 के ऑर्डर में है। आप सोचिए वो तो 10 की पावर 24 है, राइट, लैक्स, मोर देन लैक टाइम्स ज़्यादा है, सो दैट इज मोर हार्मफुल। लैम्डा वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, 10 द पावर -16, -14, -12। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, इफ फ्रीक्वेंसी इज हायर तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पीछे देख लिया C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ओके C आपका कांस्टेंट होता है, इट मींस न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लैम्डा यानी वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप डिक्रीज कर जाएगी, ओके I think you people are having a clear idea about electromagnetic waves, frequency, wavelength, and electromagnetic radiation spectrum, and what small portion of spectrum we can see. Okay. Let's move forward. There are few questions based on these simple calculations. The simple formula C is equal to V nu lambda you have to use and you will get most of the answers. Sometimes you may be required to calculate the wave number, etc. So you can do it. Okay. Do all these questions. सी बेटा अगर मुझे मैथ्स क्वेश्चंस देखने हैं, मैं देख रहा हूँ मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना, तो मुझे मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना आएगा, ना कि मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। इन द वेरी सिमिलर वे आप केमिस्ट्री क्लासेस सिर्फ पढ़ करके केमिस्ट्री को मास्टर नहीं कर सकते, यू विल हैव टू यूज योर पेन एंड पेपर। द मोर एंड मोर सेंस ऑर्गन्स यू विल यूज, या you will indulge in your study, the more quickly you will learn about the things. So please keep making notes, keep practicing, and keep learning. Let's discuss something about particle nature of the electromagnetic radiation. This was all about the wave nature, okay? पार्टिकल नेचर को इंट्रोड्यूस मैं कर दूंगा, इसके एप्लीकेशन यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आज के लेक्चर में नहीं हो पाएंगे, सो दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम वर्ड आते ही आप लोग डर जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। क्वांटम शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू फिक्स है, ओके। फॉर एग्जांपल आप लोग
आप स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड होते हैं, ओके। क्लास में 1 स्टूडेंट होगा, 2 स्टूडेंट होगा या 10 स्टूडेंट होंगे। 2.5 स्टूडेंट बैठा करके मैं नहीं पढ़ा सकता, राइट ना? क्यों? बिकॉज ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, मैं 1 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, 2.5 नहीं ला सकता। आप शुगर लेने जाएंगे 1 kg, 2 kg, 2.5 kg ला सकते हैं। इसका मतलब शुगर क्वांटाइज्ड नहीं है, स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड हैं, चार्ज क्वांटाइज्ड है। सो दिस इज क्वांटम थ्योरी, नथिंग एल्स, ओके। अभी के लिए सम ऑफ द, जो टर्म क्वांटम आया है वो यहीं से आया है। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। बेटा ये आप लोग क्लास 12th में फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, आपके चैप्टर का नाम होगा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ओके। कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फिनोमेना, ये चीज़ें क्या है, फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो हो रहा है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, मींस ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, और जो एग्जिस्ट कर रहा है आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो तो हो ही रहा है। हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी लाते हैं, राइट। प्रैक्टिकल रिजल्ट तो हमेशा विन करता है, राइट। मतलब प्रैक्टिकल जो है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, एज पर हिंदी से ही। सो आपकी थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल रिजल्ट से मैच करे। आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं थ्योरी बना दूं कि ग्रेविटी नहीं, अर्थ में एंटी ग्रेविटी है, तो ये ग्लास ऊपर नहीं जाने लगेगा, मेरा थ्योरी फेल होगा। आई विल हैव टू चेंज माई थ्योरी, राइट। आ रही है बात समझ में? कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या? डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। हाउएवर, कुछ फिनोमेना हैं जैसे फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मतलब सिर्फ वेव नेचर से कुछ पार्टिकल्स, कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाए। क्या थे वो फिनोमेना? लेट मी टेल यू। द नेचर ऑफ emission ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। जब बॉडी हीट हो जाती है, या किसी बॉडी को आप हीट करिए, तो उससे रेडिएशन इमिट होना शुरू होगा। इसी के आप लोगों ने देखा होगा आयरन, गोल्ड, सॉरी, ब्लैक स्मिथ जब आयरन को हीट करता है, तो जो आयरन नॉर्मली ग्रे या ब्लैक कलर का था, ऑलमोस्ट ब्लैक, वो हीट होने के बाद रेड हो जाएगा, रेड हॉट आयरन। फिर धीरे धीरे येलो में आएगा, राइट। और धीरे धीरे जैसे ठंडा होता रहेगा तो उसका रेडिएशन चेंज होता रहता है। ये चीज़ आप लोगों ने जरूर सड़क के किनारे ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए ऑब्जर्व की होगी। द नेचर ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो कोई भी हॉट बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, वो कैसा रेडिएशन इमिट कर रही है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस इट इन ग्रेट डिटेल टुमारो। Great detail means just as much required for you. Ejection of electrons from the metal surface, that is photoelectric effect. This is again a topic which you will discuss, you will study in your physics class 12th, but still we will also discuss it here. तो कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहें तो यहीं पर प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा फिजिक्स का। Variation of heat capacity of solids as a function of temperature, या हीट कैपेसिटी सॉलिड्स में एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कैसे वैरी कर रही है, इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, या सिंपली हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही लाइन स्पेक्ट्रा जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी फेल हो रहा था। Then what? It is noteworthy that the first concrete explanation of the phenomena of black body radiation was given by Max Planck in 1900, and the phenomena given below. This phenomena is given below. What is this phenomena? क्या explanation दिया मैक्स प्लैंक ने? Yeah, students, I think this cannot be covered in today's lecture, so keep these things for today. आज टॉपिक हम यहीं तक के लिए रखते हैं, and in the next lecture we will see about all these phenomena, okay, and Max Planck's theory as well. Thank you, class.
keep learning, keep watching the videos, keep attending the classes, and keep practicing. Well done. Thank you, class.